कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन। तो कोरोजन का मीनिंग क्या होता है, ये शायद पढ़ा भी होगा तुमने 9th-10th में। कोरोजन मेटलर्जी स्टार्ट थोड़ी ना हो गया, नहीं ना। तो तुम्हारा एक 12th में एक चैप्टर है मेटलर्जी, ठीक है। तो मेटलर्जी का मीनिंग क्या है कि अपने पास ऑर्स होता है, ऑर्स से जानते हो ना, कि जो जैसे ये आयरन है तो अपने को यही फॉर्म थोड़ी ना मिलेगी नेचर के अंदर, ठीक है। इसके क्या मिलता है अपने को, ऑर्स। फिर एक प्रोसेस से प्योर मेटल अपन ऑब्टेन करता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटलर्जी, ठीक है। और मेटलर्जी का जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो ही क्या है अपने पास, कोरोजन। वो ही क्या है, कोरोजन। देखो जैसे आपने देखी होगी कि ये जो एरिया ना अपना तोसा के थोड़ा सा आगे रणथंभौर वाला, सवाई माधोपुर वाला, तो वहाँ की मिट्टी क्या है, लाल है, लाल मिट्टी है। और लाल मिट्टी में क्या होता है, आयरन। लाल मिट्टी में क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है। तो वो जो मिट्टी है लाल, वो अपने पास क्या है, और उससे अपन ने आयरन ऑब्टेन किया। इट मीन्स उसमें लाल मिट्टी में क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। इट मीन्स ऑक्साइड ऑफ आयरन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो उस ओर से प्योर आयरन ऑब्टेन करेंगे, ये प्योर आयरन हो गया, ठीक। तो ये प्रोसेस तो क्या हो गया, मेटलर्जी, ठीक है। अब जो ही अपन ने मेटल फॉर्म करी तो उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स मेटल की ये नेचर होती है कि वो जैसा है वो वैसा ही, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहना पसंद करती है, ठीक है। अरे भाई जैसे आपने देखा होगा एक कहावत चलती है ना, कौन सी, कुत्ते की पूंछ वाली, है ना। तुम चाहे कुछ भी कर लो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, तुम सीधी भी कर दोगे तब भी वापस क्या हो जाएगी, टेढ़ी। तो वो सेम प्रोसेस है कि मेटल ऑब्टेन कर ली, प्योर फॉर्म में ले आए, लेकिन फिर भी वो वापस क्या चाहती है कि वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहती है। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है यही अपने पास क्या है, कोरोजन। इट मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इज नॉन एज ए कोरोजन, या कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इन ऑर्स नॉन एज ए कोरोजन, ठीक है। लिखो, रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ कोरोजन, रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी और OR और conversion of metal into ores, conversion of metal into ores known as a corrosion, known as a corrosion, ठीक है। इधर देखो, ऑर्स है, ऑर्स को कन्वर्ट किया अपन ने मेटल में, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, मेटलर्जी। और मेटल का कन्वर्जन वापस ऑर्स में होगा तो ये प्रोसेस क्या हो गया, कोरोजन, ठीक है। नोट करो।
ठीक है। एग्जाम्पल, तो जो अपन ने आयरन की बात करी, कोरोजन एक अपने पास ओवरऑल वर्ड है, और आयरन के लिए, पर्टिकुलर आयरन के लिए कोरोजन वर्ड के लिए, कोरोजन के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेते हैं? रस्टिंग। ठीक है, तो रस्टिंग क्या है? एक कोरोजन का एक पार्ट है, टाइप है ओनली फॉर आयरन, इट मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये क्या हो गया? कोरोजन। ठीक है, और उसके अलावा जैसे कॉपर होता है, कॉपर देखा होगा ना सबने, अपने घर में बर्तन होते हैं कॉपर के, तो उस पर क्या हो जाता है कुछ टाइम बाद? ग्रीन लेयर, इट मीन्स ग्रीन कोटेड कॉपर। और जो सिल्वर होती है उसका क्या होता है? ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो ब्लैक कोटेड सिल्वर, सोने का क्या होता है? हाँ? होता है, क्या होता है? ग्रीन होता है, कुछ नहीं होता। सोना जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये बात अलग है कि जो सोना है उस पर कोई गंदगी जमा हो जाए, वो बात अलग है, बाकी वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और जो गोल्ड होता है वो नेचर के अंदर प्योर फॉर्म में मिलता है। इसका रीज़न बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये क्या हो गए इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स लिखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटेड कॉपर, ग्रीन कोटेड कॉपर, ब्लैक कोटेड सिल्वर, ब्लैक कोटेड सिल्वर। ठीक है, कितना हो गए? 3 हो गए। ठीक, तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन। फिर लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन। फर्स्ट फैक्टर लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। चलो बताओ, कोरोजन की रेट रिएक्टिविटी पर कैसे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे अभी मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया, तो गोल्ड में कोरोजन की रेट क्या है? बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, कोई हजारों साल पुराना भी गोल्ड होगा ना, तब भी वो उसी फॉर्म में मिलेगा, मतलब बहुत कम चेंजेज आएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड की रिएक्टिविटी क्या है? कम है। लेकिन जो आयरन है उसका कल का ये भरोसा नहीं, आज खरीदा और कल का ये भरोसा नहीं है, पानी में खुला रह गया तो उस पर रस्टिंग हो सकती है। जिंक है तो उस पर रस्टिंग, सॉरी, कोरोजन जल्दी होगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी जितनी हाई होगी, रेट ऑफ कोरोजन ऑल्सो विल बी इंक्रीज विद रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, और एसआरपी से रिलेट करो तो एसआरपी से भी इसको रिलेट कर सकते हो। पीछे पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, रिलेशन बिटवीन रिएक्टिविटी एंड एसआरपी। ओके, तो रिलेशन क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिखो, रेट ऑफ कोरोजन, रेट ऑफ कोरोजन directly proportional to reactivity of metal। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, रेट ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन, rate of corrosion of iron is high compared to
कंपेयर टू प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम Pt, सिल्वर Ag, गोल्ड Ag, ठीक है। और ये आपको पता है ये जो प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड है, इनके ऑर्गन्स बनते हैं, गहने बनते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? वही रिएक्टिविटी, ठीक है, शायद पीछे बताया होगा हमने, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखो, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, बताओ इसका क्या इफेक्ट होगा। जैसे एक प्योर आयरन है, एक इम्प्योर आयरन है, तो रेट ऑफ रस्टिंग किसकी आई होगी? प्योर की। किसकी आई होगी? प्योर की, ठीक है। चलो कैसे आई होगी, कोई बता सकता है? एग्जाम्पल बताओ मैं। देखो जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, उसका लोहा देखा होगा आपने, एक अपन जो डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं, देखा हुआ है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? रस्टिंग में वहाँ कौन संभालता है? जैसे ये लोहे की पटरी है अपनी, ठीक है, उसको कोई मेंटेन करता है क्या? उस पर कोई पॉलिश हो रखी है क्या? उस पर कोई वार्निश लगा हुआ है क्या? उसको कोई धूप से बचा रहा है क्या? उसको कोई पानी से बचा रहा है क्या? उसको कोई हवा से बचा रहा है? नहीं। जबकि अपन जो घर में खरीदते हैं उसका तो ध्यान रखते ही है ना अपन, फिर भी उसमें रेट ऑफ रस्टिंग क्या है? बहुत कम है, और अपने घर में जल्दी जंग लग जाता है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जो रेलवे आयरन यूज में लेता है वो प्योर आयरन यूज में लेता है। रेलवे प्योर आयरन, प्योर का मीनिंग 100% कदापि नहीं होता है, ये ध्यान रखना। मेटलर्जी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। प्योर का मीनिंग होता है 99 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 100% कभी नहीं होता है, ठीक है। तो जो रेलवे है वो प्योर आयरन यूज में लेता है, ठीक। वो महंगा होता है, ठीक, और वो जनरली अवेलेबल नहीं होता है अपने जो दुकानों पर, ठीक है। और जो अपन जो आयरन यूज में लेते हैं वो 100% प्योर नहीं है। इट मीन्स इम्प्योरिटी किस में ज़्यादा है? डेली लाइफ में यूज में लेने वाले आयरन में, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी क्या है? कम है, ठीक। तो रेट ऑफ कोरोजन किस में आई है? अपने वाले में ही तो लगेगा जंग, रस्टिंग अपने वाले में ज़्यादा जल्दी लगेगी ना। तो इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रस्टिंग क्या है? ज़्यादा है। इट मीन्स रेट ऑफ रस्टिंग या रेट ऑफ कोरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्योरिटी या प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो लिखो रेट ऑफ कोरोजन directly proportional to presence of impurity। presence of impurity, ठीक है। अब इसी में लिख देना, छोटा सा पॉइंट है। चलो मॉइस्चर का क्या इफेक्ट होगा, ये तो जानते होंगे सब। मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ कोरोजन ज़्यादा होगा, जानते हो ना सब। तो इसी में लिख दो, नीचे अलग पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में नीचे प्रोपोर्शनल लगा के नीचे लिख दो रेट ऑफ कोरोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए ना वैसे तो। फोर्थ, हाँ मतलब इसको इंक्लूड करके 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ लिखो अब फोर्थ पॉइंट देखो, अपन बात करते हैं सरफेस की, सरफेस, ठीक है। अब जैसा मेरे पास एक
लोहे का चद्दर है, ठीक है, इट मीन्स एक प्लेट है मेरे पास, ठीक। अब इस पर रस्टिंग होगी तो रस्टिंग कहाँ पर होगी? जो इस सरफेस पे ही तो होगी, ठीक है। यहाँ पर हो रही है क्या? अंदर नहीं हो रही ना। मैंने इसको यहाँ से काट दिया, अब बताओ क्या यहाँ पर ये जो टुकड़े हुए दो, तो यहाँ पर रस्टिंग होगी क्या? होगी, क्योंकि अब ये भी तो सरफेस बन गई। मैंने यहाँ से फिर काट दिया, तो पहले यहाँ पर रस्टिंग नहीं हो रही थी लेकिन अब होगी। इट मीन्स अगर कट लगा हुआ है मेटल में, अगर कट लगा हुआ है तो रेट ऑफ रस्टिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्यों? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। चलो फिर उसके बाद बात करें कि ये जो मेरे पास चद्दर है इसकी सरफेस एकदम प्लेन है, जैसे ये बोर्ड है ऐसे एकदम प्लेन है, ठीक है। और एक इस पर बेंड पड़ा हुआ है, बेंड का मतलब समझ गए ना, गड्ढा पड़ा हुआ है। तो बताओ रेट ऑफ रस्टिंग पर क्या इफेक्ट होगा? गड्ढे पर ज़्यादा होगी कि प्लेन सरफेस पर ज़्यादा होगी? गड्ढे पे। अरे सिंपल सी बात है कि जैसे ये टेबल है, ठीक है, एक तो प्लेन सरफेस है और एक इस पर गड्ढा है, तुमने बाहर रखा और प्लेन सरफेस पर तो क्या हुआ, जैसे बारिश भी हुई तो वो पानी नीचे आ जाएगा, लेकिन जहाँ गड्ढा है तो वहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, तो वहाँ पर रस्टिंग क्या हो जाएगी? ज़्यादा, ठीक है। तुमने अंदर रख दिया, पानी की बात मत करो, अंदर रख दिया, तब भी वो जो गड्ढा बना हुआ है वहाँ पर एयर ज़्यादा प्रेजेंट होगी, एयर की डेंसिटी वहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा। ये पूरी मैकेनिज्म इसमें आगे आएगी, ये गड्ढे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये आगे आएगा, पूरी रिएक्शन आएगी वहाँ समझना, ठीक है। तो हुआ क्या कि इफ कट और बेंड प्रेजेंट इन द मेटल सरफेस देन रेट ऑफ कोरोजन विल बी हाई। अगर कट लगा हुआ है या बेंड पड़ा हुआ है तो रेट ऑफ कोरोजन क्या होगी? हाई। क्लियर? लिखो दो। फोर्थ पॉइंट या थर्ड कर दो, कैसे भी कर दो, तो लिखो इफ कट और बेंड, if cut or bend present on the surface, if cut or bend present on the surface, then rate of corrosion will be high, then rate of corrosion will be high। ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने पास? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ कोरोजन। अब ये जो कोरोजन है उसको अपने को रोकना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो हेडिंग डालो, मेथड फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, मेथड फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। चलो बताओ, लोहे पर जो जंग लगता है कैसे रोक सकते हो उसको? सबसे सिंपल तरीका बताओ। पेंट कर दिया, रुक गया, मतलब ऑयल लगा दो, ऑयल पेंट। चलो और एलोइज बनाते हैं, मैं एलोइज की बात कर ही नहीं रहा, मैं प्योर मेटल की बात कर रहा हूँ, वो अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा देखो, कोटिंग हो गया ना, ये पेंट का मीनिंग ही कोटिंग ही है। कोटिंग किसकी? कोटिंग किसकी? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक नाम सुना होगा अपने रेड ऑक्साइड का, रेड ऑक्साइड। कभी एड देखा हो, दीवारों पे एड लगा होता है सरिये का,
कभी सरिये का ऐड देखा हो तो उस पर लिखा होता है रेड ऑक्साइड युक्त जंग रोधी, देखा कभी लिखा हुआ? शायद ये अपन ये जो अपना ये जो रोड है ना मेन रोड, ये वाला मंडी रोड नहीं, ये वाला जो मेन रोड है जो जाके मिलता है मंडी रोड पे, उसके सामने वाली दीवार पे शायद हेड लगा हुआ है जंग इसका सरिये का। अभी का तो पता नहीं है, शायद क्या हो तो, बाकी उस पर लगा हुआ था। तो वहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है रेड ऑक्साइड और नीचे लिखा होता है जंग रोधी सरिया। क्यों? वो जो रेड ऑक्साइड जो कंपाउंड है, ठीक है, वो कंपाउंड क्या है? एंटी रस्टिंग कंपाउंड। रेड ऑक्साइड क्या है? एंटी रस्टिंग कंपाउंड है। इट मींस एंटी रस्टिंग कंपाउंड यूज में लेकर भी अपन रेट ऑफ कोरोजन को डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, और एक पॉइंट जो आपने बताया वो है, चलो वो तो डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में। तो सिंपल मेथड क्या हो गया? बाय यूज ऑफ पेंट और ऑयल, और इसी में करवा देता हूं, और यूज ऑफ एंटी रस्टिंग कंपाउंड्स। एक साथ ही लिख लो इसको, लिखो बाय यूज ऑफ ऑयल, पेंट एंड एंटी रस्टिंग कंपाउंड्स, ऑयल, पेंट एंड एंटी रस्टिंग कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकंड, लिखो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइस होता ना, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफाइस होने का मीनिंग क्या है? हिंदी में ट्रांसलेशन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है बलिदान। और बलिदान का मीनिंग आप क्या समझते हो? जैसे किसी की अपने अड़ोस पड़ोस में डेथ हो गई तो उसको बलिदान शब्द यूज में नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या कि ये बलिदान हो गया, एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, परलोक गमन हो गया, ठीक है, लेकिन बलिदान शब्द अपन यूज में नहीं लेते। लेकिन एक फौजी, आर्मी मैन या फौजी, बीएसएफ वाला, कोई भी हो XYZ, उसकी अगर डेथ हो गई बाउंड्री पे, सीमा पे, तो उसके लिए अपन कौन सा शब्द काम में लेते हैं? बलिदान। कैप्टन फलाना फलाना देश के लिए बलिदान हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए खुद के प्राण उसने न्योछावर कर दिए। तो इसी को बोलते हैं बलिदान और सैक्रिफाइस होना। ठीक है, मतलब खुद को, दूसरे को बचाने के लिए खुद, ठीक है। तो वही पॉइंट है कि अपने को बचाना है। देखो जैसे मेरे पास ये टेबल है, ये आयरन की टेबल है, मुझे इस टेबल की को बचाना है किससे? रस्टिंग से, ठीक है। तो क्या करें कि इस पर आयरन से मोर रिएक्टिव, आयरन से मोर रिएक्टिव मेटल से इसको क्या कर दें? कोटेड कर दें। जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। जिंक की रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है कि कभी तुम जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल करो, मौका मिले तो उसमें लेक्लांसी सेल यूज़ में लगता है, जो मैंने बताया भी होगा शायद, है ना। उस लेक्लांसी सेल के लिए वो जो जिंक रोड काम में लोगे ना, उस जिंक रोड को अगर तुम भूल गए उस सॉल्यूशन में वो रह गई, ऐसे इंट्रैक्शन होता है कि इस रोड को बाहर निकाल के जाएं, लेकिन कई लोग जानते नहीं है, ठीक है। तो अगर वो उस सॉल्यूशन में पड़ी रह गई, अगले दिन, 2 दिन, 1-2 दिन बाद तो वो रोड ही गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इतनी रिएक्टिविटी होती है जिंक की, ठीक है। तो अब इस जिंक
ये जो आयरन टेबल है इसको अपन ने किससे कोटेड कर दिया? जिंक से। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल। आयरन क्या हो गया यहाँ पर? लेस रिएक्टिव मेटल। तो देखो जो कोरोजन होगा, अब सरफेस पर कौन आ गया? जिंक आ गया। तो जो कोरोजन होगा वो किसका होगा? जिंक का होगा। और आयरन क्या हो जाएगा? सेफ। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? आयरन को बचाने के लिए देखो जिंक मर रहा है यहां पर, मतलब जिंक का क्या हो रहा है? कोरोजन। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इसमें लिखो by coating the more reactive metal on the surface of less reactive metal. ठीक है, क्या और डिटेल में लिखूँ आगे? समझ गए ना? बस नेक्स्ट लिखूँ, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी क्या है? वही अपनी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ही है, लेकिन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में अपन कोटेड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में अपन बात कर रहे हैं एनोड कैथोड की। ठीक है, देखो कैसे कि अपने पास अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, मतलब आयरन पाइपलाइन। ठीक है, अब इसको रस्टिंग से अपने को बचाना है। ठीक, अब अपन ने क्या किया? ये तो हो गया आयरन Fe। ठीक है, और ये बाहर अपन ने लिया जिंक, मोर रिएक्टिव। बात वही है, मोर रिएक्टिव। ठीक, अब यहां पर अपन ने वायर लगा दिया और इस वायर को कनेक्ट कर दिया जिंक से। अब बताओ, जिंक और आयरन यूजमल हो गए, सेल हो गया ना ये, अब तो सेल हो गया, ये वायर से कनेक्ट करते ही सेल हो गया। तो बताओ रिएक्टिविटी किसकी आई है? जिंक। ठीक है, एसआरपी किसका हाई है? सुबह पहले उतरी नहीं है, किसका हाई है? Fe का। एनोड कौन होगा? जिंक का एसआरपी कम है, आयरन का एसआरपी ज्यादा है, तो कम एसआरपी वाला क्या होगा? एनोड। तो ये तो होगा एनोड। ओके, लेस रिएक्टिव मेटल क्या होगा? कैथोड। आगे बात समझ में? और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए वायर है ही, तो सेल बन गया। अब सेल बन गया तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जो सेल बना, तो इस आयरन पाइपलाइन को सेव करने में इसका क्या रोल हुआ? कैसे हुआ? क्या कॉन्सेप्ट है? जिंक कॉपर सेल लिया था ना? तो जिंक कॉपर सेल में अपन ने क्या देखा कि ये जो जिंक रोड है, यहाँ से जिंक आयन सॉल्यूशन में आता है और इसका मास धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पे तो कॉपर आयन जाकर डिपॉजिट होगा। ठीक, तो इसका मास तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। इट मीन्स ये जो एनोड है इसका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज, या इसका क्या हो जाएगा? कोरोजन। मास डिक्रीज होने का मतलब कोरोजन सही है।
ठीक है, लेकिन यहां पर तो एक्स्ट्रा कंपाउंड आके डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन आयरन किसी अदर कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा। अरे इस पे ये रोड ली अपन ने, कॉपर रोड, इस पर बताओ ये जितनी अपन ने ली, जो इसकी जैसा मान लिया अपन ने 20 ग्राम की ले ली रोड, तो उस रोड पे एक्स्ट्रा ही आके डिपॉजिट होगा, लेकिन वो जो 20 ग्राम है आपका कॉपर, वो तो वही रहेगा ना। ठीक है, और जब कोरोजन होगा, जैसे आयरन लिया कि अपन ने 20 ग्राम का लिया, कोरोजन हुआ तो आयरन तो कम हो जाएगा ना। अरे फेरिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, तो फेरिक ऑक्साइड तो उसकी ओवरऑल अमाउंट मास तो इंक्रीज हो जाएगा। समझो बात को, मेरे पास ये आयरन है, आयरन इट मीन्स Fe, ठीक है, ये लिया मैंने 50 ग्राम। अब इस पर रस्टिंग हो गई। रस्टिंग का मीनिंग होता है क्या, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2, ये होता है अपने पास रस्ट। ठीक है, अब जब रस्टिंग हुई तो बताओ कि ये जो आयरन है, बात कर रहा हूं मैं आयरन, इसकी अमाउंट लेस देन 50 होगी कि ग्रेटर देन 50 होगी? लेस देन 50। ये आयरन तो इसमें कन्वर्ट हो गया ना, कुछ आयरन तो रस्टिंग में कन्वर्ट हो गया, तो ओनली आयरन की बात करूं तो अमाउंट कितनी हुई? और मैं ये जो टुकड़ा मैंने आयरन का लिया, इस पूरे टुकड़े की बात करूं तो इसका मास ग्रेटर देन 50। क्यों? आयरन तो जो है एक्स्ट्रा कौन हो गया? ऑक्सीजन और वाटर, तो इसका मास एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ओवरऑल अगर मैं इस पाइप की बात कर रहा हूं, पूरे पाइप की, तो मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैं आयरन की बात कर रहा हूं, रस्टिंग तो रस्टिंग नहीं हो रही ना यहां पे, तो वो तो उतना ही रहेगा। ओनली ये जो आयरन है, इसके मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ये तो रस्टिंग होगी जब पड़ रहा है, तो इस पर रस्टिंग नहीं हो रही, तो इसके मास पर इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो आयरन तो उतना ही रहेगा जितना आपने लिया है। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस आकर इस पर डिपॉजिट हो जाए, वो एक्स्ट्रा में हो रहा है, तो इस पर रस्टिंग नहीं हो रही। अब जो मास डिक्रीज होगा वो किसका होगा? एनोड का, जो भी मैंने बताया था जिंक इलेक्ट्रोड, उसका ही तो मास डिक्रीज होता है। तो होने दो, इससे तो लेना देना ही नहीं है। अपना एम क्या है? इसे अंडरग्राउंड पाइपलाइन को सेफ रखना, ये अपना एम है। ओके, तो क्या लिखा था अपन ने? इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ठीक, तो लिखो अंडरग्राउंड आयरन पाइपलाइन, अंडरग्राउंड आयरन पाइपलाइन connect with more reactive metal, ब्रैकेट में लिख दो जिंक, वाया वायर, कॉपर वायर लिख दो या आयरन वायर, जो भी है, वायर तार। ठीक है, देन more reactive metal behave as a anode, and iron pipeline behave as a cathode.
more reactive metal will be corrosion से क्या बनेगा वर्ड, corrode, will be corrode and iron remain safe, and iron remain safe. ओके तो ये क्या हो गया अपना प्रोटेक्शन। अब लिखो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। ठीक है, अब सामने ध्यान, देखो ये अपने पास आयरन है, टेबल मान लो, ठीक है, इस पर बैंड पड़ गया। ठीक, अब बैंड पड़ गया तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे बारिश के दिन हैं और पानी जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, हो गया। अब आपको एक बात पता होगी कि ऑल गैसेज आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो ये जो वाटर है, इस वाटर में कहीं गैस क्या हो जाएगी, सॉल्युबल। लेकिन रस्टिंग का मतलब आपको पता है फेरिक ऑक्साइड, तो मेनली किसको फोकस करेंगे, ऑक्सीजन गैस को। ठीक, तो ये हो गया अपने पास वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये बाकी क्या है, आयरन। ठीक, अब जो रस्टिंग होती है वो सरफेस पे होगी, जहाँ पर ये पानी भरा है यहीं पे तो रस्टिंग होगी या इसके आसपास होगी बस। तो रस्टिंग होते ही ये जो सरफेस वाला जो आयरन है ये क्या हो गया, इम्प्योर आयरन। इम्प्योर हो गया ना, आयरन प्लस फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर हो गया ये। ठीक, तो ये हो गया इम्प्योर आयरन। ठीक, लेकिन ये जो अंदर वाला जो आयरन है ये तो प्योर ही रहेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो गया। मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। ठीक, तो ये जो प्योर आयरन है ये एज ए एनोड बिहेव करेगा। प्योर आयरन तो एनोड, अरे वो पता कैसे चलेगा एनोड कैथोड का, ये कैथोड होगा, वही पता कैसे चलेगा, वही एसआरपी से। ठीक है, तो ये प्योर आयरन एज ए एनोड बिहेव करेगा और ये इम्प्योर आयरन एज ए कैथोड। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन देखो, एनोड किसका है, आयरन का, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अपने पास 2 आयंस हैं, कौन कौन से, फेरस और फेरिक, तो किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा फेरस में।
डायरेक्ट फेरिक में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले किस में कन्वर्ट होगा, फेरस में। ओके, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, आयरन से क्या बना, फेरस। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, Fe2+, कहाँ है कैथोड पे है, कहाँ है Fe2O3, वो तो बनाना है। रस्टिंग की तो बात कर रहे हैं, रस्टिंग अभी कहाँ हुई, रस्टिंग कैसे हो रही है वही तो अपन देख रहे हैं। भैया आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, फेरिक बन गया, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा यहाँ पर, आयरन का तो होने से रहा, माइनस में थोड़ी ना जाएगा आयरन, तो आयरन का तो होने से रहा, ठीक है। और यहाँ पर रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीजन का। रिडक्शन होगा इस पर, जो इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन होगा। आपको ये जो सेल रिएक्शन वगैरह जो है ना, इसमें ये ध्यान रखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये अगर आपको पता है और रिएक्शन बैलेंस करना आता है, कभी कोई रटने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक। चलो, तो इसका रिडक्शन होगा। तो वाटर का रिडक्शन जब होता है तो अपन क्या लिखना है, बताया ना पीछे, H2O, सीधा H2O लिख दिया करो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2O लिख दो, 0 से H+। अरे H2O में हाइड्रोजन क्या है, +1, ऑक्सीजन क्या है, -1। और वाटर में कोई दिक्कत ही नहीं है, जब बैलेंस करते हो अपने आप ही किधर भी कितने भी ऐड कर देते हैं। तो इसका रिडक्शन किसमें, H2O में, 0 से -2 हो गया रिडक्शन। बस इतना याद रखना है। मीडियम कौन सा है, रस्टिंग, इम्प्योर। तो यहाँ रस्टिंग स्टार्ट हुई ना, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, बाकी आगे बढ़ती जाएगी। तो मीडियम कौन सा है, रस्टिंग का मीनिंग क्या है, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, बेसिक। तो मीडियम है बेसिक। क्यों, ये भी लिख दूं, ये है रस्ट के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। मेटेलिक ऑक्साइड इट मीन्स बेसिक नेचर, ठीक। तो बेसिक मीडियम में इसको अपने को बैलेंस करना है, बस। तो एनोडिक रिएक्शन की बात करें, तो एनोडिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो एनोडिक की रिएक्शन क्या होगी, आयरन से Fe2+। बैलेंस करोगे तो +2 लेफ्ट हो गए बैलेंस। कैथोडिक रिएक्शन की बात करें तो कैथोड पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, किसमें, H2। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। क्या रूल है, देखो, जिस साइड में जितना ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर उतना ही वाटर मोलिक्यूल, और अपोजिट साइड में डबल हाइड्रोक्साइड। या एक काम करते हैं, इसको साइड में बैलेंस करके डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो बाद में फिर समझ में नहीं आया। इधर कर देता हूँ इसको बैलेंस। तो O2 to H2, तो इधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो 1 H2O ऐड किया, और इधर 2 हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। H2O से H2O कैंसिल, क्या बचा, O2 से 2 हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंसिंग का क्या रूल है,
जिधर जितने ज़्यादा उधर उतने ही हाइड्रोक्साइड और अपोजिट साइड में उतने ही H2। हाइड्रोक्साइड में एक है हाइड्रोजन और H2O में डबल हाइड्रोजन है, तो डबल करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो इधर 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो 2 हाइड्रोक्साइड, ठीक, अपोजिट साइड में 2 H2, ठीक है। तो क्या बचा, हो गया ना बैलेंस। तो ये हो गया अपने पास O2 प्लस 2H2O और इन ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे फॉर हाइड्रोक्साइड, सब बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया। चार्ज -4 0 तो +4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई अपने पास रिएक्शन, ठीक है। तो इसको साइड में अलग से लिखना है अपने को ताकि आगे समझ में आ जाए। तो रिएक्शन क्या हो गई, O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2 फॉर हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। ऐड कर दो, सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो ऐड करने पर हाँ इंटू 2, इसको इंटू 2, तो 2 आयरन प्लस O2 प्लस, हो गया इधर का काम, और इधर और इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, अरे तुम मिला के क्या लिख सकते हो, 2 फेरिक हाइड्रोक्साइड, यही तो ये 2 फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर क्या बना, केमिकल रिएक्शन से क्या फॉर्म हो रहा है, पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड, अभी रस्ट नहीं बना है, अभी क्या बना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो या केमिकल रिएक्शन से फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, हो गया। चलो ये तो हो गई सेल रिएक्शन। आगे देखो क्या होगा, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक नहीं फेरस हाइड्रोक्साइड, इसमें से H2O रिमूव होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस, नहीं क्या बोलते हैं उसको, डिहाइड्रेशन। तो H2O रिमूव हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अब देखो इसमें से H2O रिमूव करो, क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड। तो ये फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद में इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो फेरस से क्या, फेरस का ऑक्सीडेशन किस में होगा, एक फेरिक में होगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका वापस क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस थोड़ी बोलते हैं। तो प्लस XH2 प्लस XH2, हाइड्रेट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बना, Fe2O3 डॉट XH2O। तो ये ही अपने पास क्या है, ये ही अपने पास क्या है, रस्ट, ठीक है। अब देखो X की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बाउंड कर दे, नहीं साहब बताओ, तुम तो पता नहीं पड़ेगी, एक जगह 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 6 7 8 जो भी दे दिया, अब तो बतानी ही पड़ेगी, तुम्हें मजबूर कर दिया, तो फिर कितनी बताओगे, 3, ठीक है। तो जनरली X इज इक्वल टू 3, ठीक है, ओके। ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में आ गया। तो इसको नोट कर लो फटाफट।